हेलो दोस्तों, आज केमिस्ट्री बेसिक सीरीज का हमारा ये तीसरा क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उनको गौर से देखा होगा, उनको समझा होगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरह से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले जाकर वो वीडियो देखना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ कि मैटर क्या होता है। दुनिया की हर एक चीज़, मैं, आप, ये फोन, जो भी इस दुनिया में विद्यमान है, जो भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो कि जगह घेरता है और उसका कुछ भार होता है, उसका कुछ वजन होता है, ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैटर। हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। आज हम उसकी कुछ अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, रूप के बारे में बात करेंगे, हालत के बारे में बात करेंगे, मतलब पदार्थ की पोजीशंस के बारे में बात करेंगे कि वो कितने तरह के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के। मैटर बेसिकली तीन तरह के होते तो चार तरह के हैं, लेकिन पढ़ाए तीन तरह के जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जल्दी जल्दी बात करते हैं इसके बारे में। सॉलिड, ठोस, यानी कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कण जिनको कि एटम बोलते हैं उनसे मिलकर बना है। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं, उनके जो एटम होते हैं वो इतनी पास पास में होते हैं कि उनमें जगह बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। अब ये कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें जो कण पाए जाते हैं उनके बीच जगह बहुत कम होती है। अब जब जगह कम होती है तो उनके बीच फोर्स, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप लिखा भी देख सकते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, इसका मतलब इनके परमाणुओं के बीच जगह कम होती है, यानी कि अंतराणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स अधिक होता है। अब मैंने यहाँ ठोस का डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, इसके आप ये कण बने हुए छोटे छोटे। अब आप देख सकते हैं कि इनके कणों के बीच जगह बहुत ही कम है, नाम मात्र की जगह है। जब इनके बीच जगह बहुत कम है तो इनके बीच फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो ठोस पदार्थ बेसिकली ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच, जिनके एटम्स के बीच जगह बहुत कम होती है, इसलिए उन पर फोर्स ज़्यादा लगता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। इसीलिए लोहा इतना सख्त क्यों होता है? लोहा इसीलिए सख्त होता है क्योंकि उसके एटम इतने पास पास है कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके एटम बहुत पास पास होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि इनके परमाणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड यानी कि द्रव, कोई भी ऐसी चीज जो बह सके उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। जो पानी की तरह बह सके, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, ये सब लिक्विड के फॉर्म में आते हैं। लिक्विड को हिंदी में बोला जाता है द्रव। इनके कण ठोस के मुकाबले थोड़ा दूरी पर होते हैं, मतलब इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ठोस के मुकाबले कम होता है। मतलब ठोस के मुकाबले में इनके कण थोड़ा ज्यादा दूरी पे होते हैं। तो ज्यादा दूरी पे होने के कारण इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, जो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये काफी कम होता है ठोस के मुकाबले में ये काफी कम होता है। इसलिए पानी बह सकता है, लोहा बह नहीं सकता हो। तो इनके कणों के बीच जो लिक्विड होता है, इसके कणों के बीच ठोस के मुकाबले में इनके बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है। ये साइंस की भाषा में, आम भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि इनके कणों के बीच जगह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी बह सकता है। कभी आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि लोहा बह रहा था या चांदी बह रही थी या सोना बह रहा था, क्योंकि बह ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कणों के बीच जगह बहुत कम होती है। लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है। और अब आगे की बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक आप देख सकते हैं गैस। जो गैस थे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इनके परमाणुओं के बीच जगह बहुत ज्यादा होती है,
यानी कि अंतराण्विक बल इंट्रामोलिकुलर फोर्स ठोस तथा द्रव के मुकाबले में काफी कम होता है। आप गैस का पदार्थ देख सकते हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। मतलब इनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इसका साइंस की भाषा में मतलब ये है कि इनके कणों के बीच की दूरी ठोस और द्रव के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, इसीलिए गैस ज्यादा दूर तक फैल सकती है। द्रव थोड़ी दूर तक फैल सकता है, गैस अगर थोड़ी सी भी छोड़ दी जाए किसी कमरे में तो पूरे कमरे में फैल जाती है। इस वजह से फैल पाती है क्योंकि उसके कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है बमुकाबले किसके, ठोस और द्रव के, सॉलिड और लिक्विड के। अब बात करते हैं कि जब इनके बीच की दूरी, अब जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी प्यार से कान में बताता हूँ आपको, कोई दूसरा ना सुन पाए। सुन लीजिएगा कि इनके बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, फिर उससे कम गैस में होता है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर स्पेस मतलब जगह सबसे ज्यादा गैस में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसी अच्छी जगह पे नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी आम जनता के लिए बिल्कुल बातें क्लियर है, चच्चा भैया चाची सबके लिए एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ठोस है उसके कणों के बीच जगह बहुत कम होती है, लिक्विड के कणों के बीच जगह ठोस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है, और गैस के जो कण होते हैं वो तो आवारा है, मतलब कहीं भी टहल रहे हैं, कोई नहीं कहने वाला, कोई नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कुछ बच्चे होते हैं इनके माँ बाप बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, वो बेचारे पेशाब भी करने जाएंगे तो अम्मी से पूछ के, अम्मी पेशाब करने जाना है या पापा पेशाब करने जाना है। लेकिन लिक्विड वाले थोड़ा आवार गए, अरे इतनी तो उनको फुर्सत मिल जाती है कि पापा से पूछना नहीं पड़ता, रे यार जाना है, चले जाते हैं बेचारे। लेकिन गैस तो आवारा है, मतलब वो कहीं भी जा सकती है बगैर किसी की इजाजत के। ठीक है, आप इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, आखिर आपने कई बार देखा होगा पानी को फ्रीज में रखा वो बर्फ बन जाता है, या बर्फ को थोड़ी देर गर्मी में रख दिया फिर से पानी बना जा रहा। आखिर ये होता क्या, अब इसके बारे में बात करते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन मतलब बदलाव, कैसे हम बदल सकते हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनको हम कैसे एक दूसरे में बदल सकते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठोस से अगर आपको द्रव जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या गलना। कहते नहीं है यार अभी तो 10 रुपए की बर्फ लाए थे अचानक से गल गई। तो इसी ठोस से जो द्रव बन रहा है, ठोस से द्रव जो बन रहा है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है मेल्टिंग या जमना। अब अगर इसी का उल्टा हो जाए, इसी का उल्टा मतलब द्रव से अगर ठोस बनाना हो, जैसे पानी लाए उसको फ्रीज में रखा फिर वो बर्फ बन जाती है, तो पानी से जो बर्फ बनने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं जमना या फ्रीजिंग। ठीक है, द्रव से ठोस बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, और ठोस से द्रव बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गलना या मेल्ट होना या मेल्टिंग। जैसे आइसक्रीम कहते ना कि मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई, तो मतलब मेल्ट होना मतलब गल जाना। ठीक है, अब द्रव से अगर गैस बनाना है, द्रव से अगर गैस बनाना है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। अब इसका बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कपड़े सूख रहे हैं तो वहां भी वाष्पीकरण हो रहा है, मतलब आपका जो पानी था वो बेसिकली भाप बना जा रहा है, वाष्प के फॉर्म में आया जा रहा है। समंदर का जो पानी है वो भाप बन जाता है, नमक पीछे छोड़ देता है। तो अगर द्रव से गैस कोई चीज बन रही है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस कांड को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। ज्यादा इंग्लिश बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, खाली आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंग्लिश के। ओके, तो गैस से अगर द्रव कोई चीज बने तो उसको बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। अब अगर गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए, जैसे कपूर या अगरबत्ती आप जलाते हो, डायरेक्ट वो गैस बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बड़ी प्यार से बोलते हैं ऊर्ध्वापतन सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापतन सब्लिमेशन, अगर गैस से कोई चीज
ठोस से अगर कोई चीज डायरेक्ट गैस बनी जा रही है, अगर ठोस से कोई चीज डायरेक्ट गैस बन जाती है तो इस कांड को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापतन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि गैस से अगर ठोस बन जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डिपोजिशन। अगर कोई चीज गैस से डायरेक्ट लिक्विड में ना आए, डायरेक्ट ठोस बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बड़ी प्यार से नाम देते हैं डिपोजिशन का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ठोस से द्रव बना, मेल्ट हो गया, द्रव से ठोस बना, फ्रीज हो गया, द्रव से गैस बनी, इवोपरेशन हो गया, गैस से द्रव बना, संघनन या कंडेंसेशन हो गया, ठोस से गैस बनी, ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन हो गया, गैस से ठोस बना तो अवक्षेपण या डिपोजिशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कई लोगों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।